हेलो स्टूडेंट्स, ई विद्या वीकली करंट अफेयर सेशन में मैं विवेक सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कई प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, जैसे तीसरी 2+2 वार्ता, सेशेल्स के नए राष्ट्रपति, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन परिषद के अध्यक्ष, इक्वेटोरियल गिनी के तीसरी बार चुने गए राष्ट्रपति और किसान सूर्योदय योजना से संबंधित प्रश्न इस सेशन में शामिल किए गए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत और किस देश के मध्य तीसरी 2+2 वार्ता 27 अक्टूबर 2020 को संपन्न हुई है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है रूस। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है अमेरिका। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत और अमेरिका के मध्य तीसरी 2+2 वार्ता जो है वो 27 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में संपन्न हुई है। यह प्रश्न दूसरी तरह से भी फ्रेम किया जा सकता है। यह किस तरह से फ्रेम किया जा सकता है कि भारत और अमेरिका के मध्य तीसरी 2+2 वार्ता कहां संपन्न हुई है? तो वहां पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये तीसरी वार्ता जो है वो नई दिल्ली में संपन्न हुई है, तो इसका उत्तर हमारा दिल्ली आ जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या कहा है कि भारत और किस देश के साथ? तो भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 वार्ता हुई है। अब यहां पे एक क्वेश्चन क्या रेज होता है कि पहली वार्ता कहां हुई थी? तो पहली वार्ता जो थी वो 2018 में नई दिल्ली में हुई थी और दूसरी वार्ता जो थी वो 2019 में वाशिंगटन में हुई थी और तीसरी वार्ता ये 27 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में हुई है। अब ये 2+2 वार्ता जो होती है इसमें दोनों देशों के दो मंत्री शामिल होते हैं। तो इस वार्ता में कौन कौन मंत्री शामिल हुए हैं? तो इसमें भारत की ओर से भारत के रक्षा और विदेश मंत्री शामिल हुए। तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, तो वो इस 2+2 वार्ता में शामिल हुए। और भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री जो हैं वो एस जयशंकर हैं, तो वो इस 2+2 वार्ता में शामिल हुए। और अमेरिका से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं, अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन है? मार्क एस्पर। अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं मार्क एस्पर। ये इस 2+2 वार्ता में शामिल हुए। और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री जो हैं वो माइक पोम्पियो जो है वो इस वार्ता में शामिल हुए। और आपको एक बात बता दें कि भारत और अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते BACA पर हस्ताक्षर किए। इस वार्ता में जो है भारत और अमेरिका ने एक बी का जो है वो रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, उपग्रहों के गोपनीय डाटा और दोनों देशों की सेनाओं के मध्य सूचना साझा करने की अनुमति होगी। अब आपको यह बता दें कि बेका का फुल फॉर्म क्या है। बेका जो समझौता हुआ है एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता इस 2+2 वार्ता में हुआ है, जिसे बेका नाम दिया गया है। तो इस बेका की फुल फॉर्म क्या है? तो इस बेका की फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन जियोसेप्टिकल कोऑपरेशन। क्या बताया? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन जियोसेप्टिकल कोऑपरेशन। तो ये जो है वो समझौता दोनों देशों के बीच में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। एक बात आपको महत्वपूर्ण और बता दें कि नवंबर 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि अमेरिका में कौन कौन सी दो पार्टियां जो हैं और उनके प्रत्याशी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन है। तो अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप हैं और उपराष्ट्रपति पद के रिपब्लिक पार्टी के प्रत्याशी माइक पेंस हैं। अच्छा, अब बात क्या आती है कि वहां पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी कौन हैं? तो रिपब्लिक पार्टी के अमेरिका में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी जो बिडेन हैं और वहां पे जो उपराष्ट्रपति पद की प्रत्याशी जो हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की वो कमला हैरिस हैं। और यहां पे एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि कमला हैरिस जो है वो भारतवंशी मूल की महिला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अक्टूबर 2020 में सेशेल्स के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं?
पहला ऑप्शन है डेनी फोरे, दूसरा ऑप्शन है बेबेल रामकलावन, तीसरा ऑप्शन है डेनी लुकास और चौथा ऑप्शन है बियता सेजडूल। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है बेबेल रामकलावन। अक्टूबर 2020 में सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बेबेल रामकलावन बने हैं। और एक बात आपको महत्वपूर्ण क्या बता दें कि 43 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विपक्षी नेता जो है वो राष्ट्रपति चुना गया है। 43 साल बाद ऐसा हुआ है कि विपक्षी कोई नेता जो है वो राष्ट्रपति चुना गया है। इस चुनाव में जो है वो बेबेल रामकलावन को 54% मत प्राप्त हुए, 43% वोट मिले, और डेनी फोरे को जो है वो 43% वोट मिले। यहां पर दो बात कॉमन है कि 43 साल बाद 43 साल बाद जो है विपक्ष का कोई नेता राष्ट्रपति चुना गया है, और डेनी फोरे को जो है ये दोनों फिगर सेम है, 43% वोट मिले हैं। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं। एक तो हमें यह है कि सेशेल्स की कैपिटल, सेशेल्स की राजधानी क्या है। तो सेशेल्स की जो राजधानी है वो विक्टोरिया है। सेशेल्स की राजधानी जो है वो विक्टोरिया है। और सेशेल्स की जो करेंसी है वो सेशेल्सी है। सेशेल्स की जो करेंसी है, करेंसी जो है उसका नाम सेशेल्सी। तो राजधानी विक्टोरिया और करेंसी सेशेल्स। एक बात आपको और बता दें कि सेशेल्स जो है वो पश्चिमी हिंद महासागर में तथा मेडागास्कर के उत्तर में एक द्वीपीय राष्ट्र है। क्या कहा? सेशेल्स जो है वो पश्चिमी हिंद महासागर में तथा मेडागास्कर के उत्तर में एक द्वीपीय राष्ट्र है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की संचालन परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है चिली और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो यहां पर जो सही विकल्प है वो है भारत। भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की संचालन परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। भारत के जो श्रम सचिव हैं, कौन श्रम सचिव हैं? अपूर्व चंद्र। भारत के श्रम सचिव हैं अपूर्व चंद्र। ये जो है अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए, जून 2021 तक के लिए ILO के संचालन मंडल के अध्यक्ष चुने गए हैं। ILO के संचालन मंडल के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन? भारत के श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा जो है वो अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक ILO के संचालन मंडल के अध्यक्ष चुने गए हैं। एक बात आपको और बता दें कि ILO की संचालन परिषद जो है वो एक महत्वपूर्ण संस्था है जो ILO की नीतियों, एजेंडों तथा बजट का निर्धारण करती है। साथ ही यह ILO के महानिदेशक का चुनाव भी करती है। अब एक बात क्या होती है, हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में ILO के महानिदेशक कौन है या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक जो है वो गाय राइडर है। वर्तमान में ILO को जो महानिदेशक हैं वो गाय राइडर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यह भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश में पहली बार किसी हाई कोर्ट ने लाइव जो है वो टेलीकास्ट, किसी मुकदमे की सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट किया है। जब कोई चीज पहली बार होती है या कोई रिकॉर्ड बनता है तो वह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथा क्वेश्चन, देश में पहली बार किस उच्च न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण YouTube पर किया?
पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो यहां पर जो सही विकल्प है वो है गुजरात। गुजरात हाई कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2020 को एक मुकदमे की सुनवाई का यूट्यूब पे प्रसारण किया है और यह देश में पहली बार हुआ है कि किसी कोर्ट ने लाइव प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट किया है। आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ, क्या नाम बताया, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ ने अपने आदेश में कहा कि इस एक मुकदमा था, उसकी जो है लाइव टेलीकास्ट जो है वो गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट के होम पेज पर एक यूट्यूब का लिंक दिया गया था, उसे एक्सेस कर आप लाइव प्रसारण जो है वो देख सकते हैं। तो पहली बार जो है वो लाइव प्रसारण किया गया। वैसे आपको एक बात और बता दें कि कोरोना संक्रमण काल के दौर में कोर्ट मुकदमे की सुनवाई जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो रही है, लेकिन ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका यूट्यूब पर प्रसारण किया गया। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, जैसे गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। एक और प्रश्न क्या बन सकता है कि देश में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं या कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। एक क्वेश्चन और क्या यहां पर बन जाता है कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। और वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति का चुनाव तीसरी बार किसने जीता है? पहला ऑप्शन है सेलो डेलो, दूसरा ऑप्शन है अल्फा कोंडे, तीसरा ऑप्शन है अदामा बैरो और चौथा ऑप्शन है जैकब जुमा। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है बी। यहां पर जो उत्तर सही होगा वो होगा बी। इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति का चुनाव तीसरी बार अल्फा कोंडे ने जीता है। इक्वेटोरियल गिनी को कभी कभी हम गिनी भी कहते हैं। तो तीसरी बार जो है वो अल्फा कोंडे ने जीता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या और हो सकते हैं कि इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी क्या है, तो इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी मलाबो है। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी जो है वो मलाबो और इक्वेटोरियल गिनी की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, तो इक्वेटोरियल गिनी की मुद्रा जो है वो फ्रैंक है। और यहां पर जो लैंग्वेज जो है, यहां की आधिकारिक भाषा है, जो अधिकृत भाषा है लैंग्वेज, वो स्पेनिश। राजधानी मलाबो, मुद्रा फ्रैंक और आधिकारिक भाषा स्पेनिश इक्वेटोरियल गिनी की है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 24 अक्टूबर 2020 को किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो यहां पर जो उत्तर या सही विकल्प है वो है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 24 अक्टूबर 2020 को किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया। अब किसान सूर्योदय योजना के अंतर्गत 70.5 लाख किसान परिवारों को बेहतर सिंचाई सुविधा के लिए सोलर पंप दिलाने में सहायता प्रदान करना है। और एक बात आपको और यहां पे इंपॉर्टेंट बता दें कि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गुजरात में ही एशिया के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का भी उद्घाटन किया। कहां का? गुजरात में एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे, जिसकी लंबाई जो है वो 2.3 किलोमीटर है। तो प्रधानमंत्री ने, फिर से बता दें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को ही एशिया के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का भी उद्घाटन किया। यह रोपवे जो है वो जूनागढ़ शहर के गिरनार पर्वत में है
और यह यहाँ का प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल भी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस कंपनी के चेयरमैन ली कुन ही का हाल ही में निधन हो गया है? पहला ऑप्शन है एलजी, दूसरा ऑप्शन है सैमसंग, तीसरा ऑप्शन है मारुति और चौथा ऑप्शन है वॉलमार्ट। तो यहां पर जो सही विकल्प है या सही उत्तर है वो है सैमसंग। प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग के चेयरमैन ली कुन ही का हाल ही में निधन हो गया है। अब एक बात ये आती है कि सैमसंग किस देश की कंपनी है? तो सैमसंग जो है वो दक्षिण कोरिया की प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और ली कुन ही के चेयरमैन के कार्यकाल में इस कंपनी ने अपना बहुत विस्तार किया और बहुत ही तरक्की की। हालांकि वर्ष 2014 से ही वह बीमार थे और उनके पुत्र जो है वो कंपनी के सारे कामकाज को देख रहे थे। उनका जो है वह 78 वर्ष के थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वाईएसआर बीमा योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी केरल। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है आंध्र प्रदेश। वाईएसआर बीमा योजना जो है वो आंध्र प्रदेश ने चालू किया है। यहाँ पे रिलेटेड फैक्ट क्या क्या है? आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। पुर्तगाल ग्रांड प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए माइकल शूमाकर, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी वाल्टोरी, ऑप्शन डी सेबेस्टियन वेट्टल। तो यहां पर जो उत्तर सही है वो है लुइस हैमिल्टन। पुर्तगाल ग्रांड प्री फार्मूला 1 रेस जो है वो लुइस हैमिल्टन ने जीती है। और यहां पे उन्होंने क्या है, माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड को 51, इनकी कितनी जीत है माइकल शूमाकर की? 91 जीत है। तो लुइस हैमिल्टन ने इनका भी रिकॉर्ड तोड़ा है और 92 जीत जो है वो प्राप्त की है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। साद अल हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी केन्या और ऑप्शन डी जॉर्डन। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है लेबनान। साद अल हरीरी लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने 1 वर्ष पहले लेबनान के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। उस समय लेबनान में काफी अव्यवस्था थी, बेरूत में बम धमाके भी हुए थे। और यहां इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या होंगे? एक तो क्या है, लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की जो राजधानी है वो बेरूत है। लेबनान की राजधानी और लेबनान की मुद्रा जो है वो लेबनानी पौंड है। लेबनान की करेंसी जो है वो लेबनानी पौंड है। और यहां की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो अरबी। तो लेबनान की कैपिटल बेरूत और लेबनान की करेंसी लेबनानी पौंड और लेबनान की जो भाषा है वो अरबी है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ मिलते हैं ई विद्या वीकली करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।